हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गवर्नर, यानी आधुनिक भारत के। आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सभी गवर्नरों को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के गवर्नर को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नर्स को। तो आज हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो वायसराय को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसलिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो इसको आपको समझने में भी आसानी होगी। तो बंगाल के गवर्नर सबसे पहले, बंगाल के गवर्नर जनरल और लास्ट में भारत के गवर्नर जनरल को हम पढ़ेंगे। तो हम जिन गवर्नर्स को पढ़ने वाले हैं, भारत के गवर्नर को पढ़ने वाले हैं, उनके कुछ नाम मैंने अलग से निकाल के रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, सर जॉन शॉर, सर जॉर्ज वाले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैडकॉफ, डलहौजी और लॉर्ड कैनिन। ठीक है, तो इनके बीच में भी कई सारे गवर्नर और गवर्नर जनरल हैं, उनको भी मैंने इस वीडियो में लिया है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और गवर्नर्स थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम बात करेंगे गवर्नर्स का आगमन हुआ कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेज ने भारत में व्यापार करने के लिए सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, क्या की थी इन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उस समय भारत में मुगल बादशाह जहांगीर का राज हुआ करता था। तो किसका राज हुआ करता था उस समय? मुगल बादशाह जहांगीर का राज हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी थी। ठीक है, जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या किया था कि भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी और जहांगीर ने उन्हें अनुमति भी दे दी थी। तो अंग्रेजों ने वहां व्यापार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? जहांगीर से व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे काल कोठरी की घटना, यानी ब्लैक होल की घटना। ये याद रखिए, सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम काल कोठरी की घटना की। तो ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध यह घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय काल में हुई। किसके समय काल में हुई थी यह घटना? सिराजुद्दौला के समय काल में हुई थी, जो उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजी बंदियों को, यानी अंग्रेजी सिपाहियों को बंदी बनाकर लिया, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। ठीक है, जो अंग्रेजी लोग थे उनको क्या किया था? सिराजुद्दौला ने बंदी बना लिया था। अब बंदी बनाने का कारण क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस स्थापना को करने के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी कंपनियों, अपनी फैक्ट्रियों, कारखानों की सुरक्षा के लिए क्या करने लगे थे? ये सेना बढ़ाने लगे थे। और सिराजुद्दौला के कहने पर भी उन्होंने इसको कम नहीं किया, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कहा था कि आप अपनी सैन्य शक्ति को ना बढ़ाएं, जितनी है उतनी ही रखें, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे नाराज होकर सिराजुद्दौला ने क्या किया था? 146 अंग्रेजी सिपाहियों या लोगों को बंदी बना लिया था, जिसमें महिला व बच्चे भी शामिल थे। तो इन सभी को एक 18 फीट लंबे और 10 फीट 14 फीट चौड़े और 10 इंच चौड़ा जो कमरा था उसमें जाकर बंद कर दिया। ठीक है, जब सुबह इस कमरे को खोला गया, याद रखिएगा, जब इस कमरे को खोला गया था तो 146 में से 123 की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतने लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। और यह घटना कब की है? 20 जून 1756 ईस्वी की यह घटना है। ठीक है, तो जिंदा बचने वालों में से अंग्रेज कमांडर जॉन जेड हॉलवेल था। कौन था? जॉन जेड हॉलवेल, जो कि एक अंग्रेज कमांडर था, जो किसी तरह भागकर इंग्लैंड चला गया और वहां जाकर पूरी घटना को विस्तार से इसने बताया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जॉन जेड हॉलवेल की बात को सुनकर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भारत भेजी थी। ठीक है, क्या करी ब्रिटिश सरकार ने? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना को भारत भेजा। तो अब बात करेंगे प्लासी का युद्ध।
अब याद रखिएगा जो प्लासी का युद्ध है वह रॉबर्ट क्लाइव से ही संबंधित है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। अब ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि एक कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया था, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने गुस्से में आकर यह युद्ध किया था। तो ब्रिटिश सरकार क्या थी, जो रॉबर्ट क्लाइव को उसने भेजा था उसकी क्या हुई, इसमें जीत हुई। तो ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया, बंगाल का पहला गवर्नर बनाया। किसे बनाया? बंगाल का पहला गवर्नर। अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि गवर्नर का आगमन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले कैसे हुआ था, इन्होंने जहांगीर से क्या मांगी, अनुमति मांगी भारत में व्यापार करने की। इन्होंने अनुमति मिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने इनको बंद कर दिया, जिसमें 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद जेड हॉलवेल भागकर इंग्लैंड चला गया, वहां जाकर पूरी घटना को विस्तार से बताया और वहां से सेना आई जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह युद्ध जीता और जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे बंगाल का पहला गवर्नर बनाया। अब आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक बात याद रखना, अब हम जो बात करने वाले हैं बंगाल का गवर्नर और भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय और गवर्नर जनरल, इनके थोड़े समय काल को हम देख लेते हैं। तो 1757 से लेकर 1772 तक जो भारत में क्या था, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। 1773 से 1832 में रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद बंगाल का गवर्नर था, अब वो क्या बन गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। क्या बन गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। 1833 से 1857 के बाद चार्टर एक्ट आने के दौरान जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वह क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब भारत के गवर्नर जनरल के बाद 1858 से, ठीक है, 1886 तक, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है तो याद रखिएगा, उन 1858 से लेके 1946 तक क्या था, अब ये वायसराय हो गया। जो भारत का गवर्नर जनरल था वे क्या हो गया, वायसराय हो गया। अब 1947 से 1950 तक वायसराय की पदवी को समाप्त करके गवर्नर जनरल को लाया गया था। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल की पदवी को भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये नोट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ था, जो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वह रॉबर्ट क्लाइव था। तो इसका समय काल क्या था, 1757 से लेके 1760 और 1765 से लेकर 1757, यानी ये 2 बार गवर्नर जनरल बना। ठीक है, एक बार तो 1757 से लेकर 1760 तक और दूसरी बार 1765 से 1767 तक। ये 2 बार भारत का वो सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में द्वैध शासन व्यवस्था यानी डाई आर्ची को लागू किया था। ठीक है, किसको क्या लागू किया था, द्वैध शासन व्यवस्था डाई आर्ची को लागू किया। तो द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी, अब उसको थोड़ा जानते हैं। इस व्यवस्था में बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी ये व्यवस्था, या ये शासन किसके हाथ में था, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। अब इसमें बंगाल के नवाब में क्या था कि वह प्रशासन और पुलिस की देखरेख करता था और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, भू राजस्व और सैनिक व्यवस्था, यानी जो कर वसूलना है और सैनिकों को नियंत्रण करना है वह किसके हाथ में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। तो ये द्वैध शासन है। तो द्वैध शासन का उदाहरण हम भारत को भी ले सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य करती हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग कार्य हैं। अब बात कर लेते हैं वारन हेस्टिंग के बारे में। तो यह बंगाल का आखिरी गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, याद रखिएगा 2 चीज है इसमें, एक बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर, आखिरी गवर्नर कौन था, वे वारन हेस्टिंग था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वे भी वारन हेस्टिंग था। इसका जो समय काल है 1773 से 1785 है। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट वारन हेस्टिंग के समय आया था। और पीस इंडिया एक्ट 1784 भी इसी के समय में आया था। इसके समय काल में 1774 में रोहिला का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, रोहिला का युद्ध किसके समय काल में हुआ था, वारन हेस्टिंग के समय काल में हुआ था। तो 1775 से 1782 तक प्रथम मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, कब तक हुआ, 1775 के
1782 के बीच में ये युद्ध चला था। तो प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 में। 1782 में सालबाई की संधि हुई, ठीक है। किसकी संधि हुई थी? सालबाई की संधि 1782 में हुई। उसके बाद 1780 से 1784 में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। और वह किसके समयकाल में हुआ? वारन हेस्टिंग के समयकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा एक बार फिर से कि ये बंगाल का गवर्नर था, जो आगे चलकर क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। अब बात कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो ये क्यों आया था? तो ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्य को नियंत्रित करने के लिए, संसदीय प्रणाली स्थापित करने के लिए और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। तो इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसकी पहली न्यायाधीश कौन बनी थी? इसकी पहली न्यायाधीश एलिजा एम्पे बनी थी। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन बनी थी? तो एलिजा एम्पे बनी थी। तो भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट इसी के समय में आया था, ठीक है। जो पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, वह किसके समय में आया था? वारन हेस्टिंग के समय में आया था। इसी के समय सर विलियम जॉन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है। किसकी स्थापना की थी सर विलियम जॉन ने? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, जो कि वारन हेस्टिंग का समयकाल था। अब बात कर लेते हैं पीस इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए और अंग्रेजों के हितों का संरक्षण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया था, ठीक है। जो भी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उसको दूर करने के लिए पीस इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। तो इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसी के तहत क्या किया गया था? इंग्लैंड में जो नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी। तो वॉरेन हेस्टिंग को यह एक्ट पसंद नहीं आया था, ठीक है। क्या नहीं पसंद आया था? यह एक्ट पसंद नहीं आया था। तो ब्रिटिश संसद ने हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया और बाद में संसद ने सभी आरोप से मुक्त कर दिया था। तो पहले क्या किया था? क्योंकि इसने जो त्यागपत्र या इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने इस पर महाभियोग चलाया, लेकिन बाद में से सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले गवर्नर जनरल की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है। इसने अपने समय में कई प्रमुख कार्य किए थे, जैसे सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो आगे चल के हम इन्हीं तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सिविल सेवा में उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून के द्वारा की जाती थी। जो आईएएस वगैरह थे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? कंपनी के कानूनों द्वारा की जाती थी। तो पुलिस व्यवस्था, अब इसने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की व्यवस्था की और वहां पुलिसकर्मी भी नियुक्त किए। क्या किया इसने? हर एक जिले में पुलिस थाने बनाए और वहां पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति भी की। दूसरा है स्थायी बंदोबस्त। यह एक प्रकार का कर या टैक्स हुआ करता था, जो सन 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में भूमि कर के रूप में सामने आया था। किसके रूप में आया था? ये भूमि कर के रूप में सामने आया था। तो इसमें जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना होता था और 10% भाग अपने पास रखना होता था। यानी जो भी किसान क्या करते थे? खेती करते थे। अब उसका जो 100% में से 90% किसको दे दिया करते थे? वह अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया करते थे और सिर्फ 10% भाग यानी छोटा सा भाग अपने पास रखते थे। ये किसके कारण हुआ था? ये स्थायी बंदोबस्त आने के कारण ही हुआ था। तो कॉर्नवालिस के समय काल में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। यह संधि कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। यह संधि का कारण क्या था? जो श्रीरंगपट्टनम का किला है उसकी कॉर्नवालिस ने क्या कर दी थी? चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी, जिस कारण इसकी संधि हुई थी। अब बात कर लेते हैं सर जॉन शोर के बारे में। तो सर जॉन शोर का समयकाल कब से कब तक था? इसका समयकाल 1793 से 1798 के बीच इसका समयकाल था। तो गवर्नर जनरल के रूप में जॉन शोर ने युद्ध और टकराव से परहेज किया था, यानी इसे युद्ध और किसी भी तरह की लड़ाइयां पसंद नहीं थी। उसकी नीति अनावश्यक विदेशी कारनामों में शामिल हुए बिना औपनिवेशिक राज्य को मजबूत करना और अच्छी तरह से शासन करने की थी। यानी
जो भी विदेशी कारनामे थे यानी भ्रष्टाचार से उसका कोई भी संबंध नहीं था। उसे अपने जो अधिकार था उसको मजबूत करना और अच्छी तरह से शासन करना था। तो इसका समयकाल 5 वर्ष का था, जो कि काफी शांतिपूर्ण रहा। तो जॉन शॉर उस समय अपनी अटूट ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। तो इसके समय में सिर्फ एक युद्ध हुआ था, वह था खारदा का युद्ध। इसके समय काल में कौन सा युद्ध हुआ था? खारदा का युद्ध हुआ था, जो कि मराठों और निजामों के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? मराठों और निजामों के बीच हुआ था। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेजली के बारे में। तो 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका समय काल रहा था। तो यह बंगाल के शेर के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसको किसके नाम से जाना जाता था? बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था। तो सहायक संधि प्रणाली का परिचय यानी सहायक संधि इसी के समय काल में हुई। कब हुई? 1798 में हुई। चौथा मैसूर युद्ध 1799 इसी के समय काल में हुआ। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 इसी के समय काल में हुआ। और प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। अब इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सहायक संधि प्रणाली का परिचय। तो फ्रांसीसियों के शासन को समाप्त करने के लिए इस संधि का उपयोग किया गया था। यानी कुछ हिस्सों में उस समय क्या था? फ्रांसीसियों का राज हुआ करता था। तो उनके शासन को समाप्त करने के लिए सहायक संधि अपनाई गई। इस प्रणाली का उद्देश्य ब्रिटिश राज्य था उसका विस्तार करना था। अगला है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। ये कब हुआ? 1799 में। अंग्रेजों से हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के मध्य यह युद्ध होता रहता था। ठीक है, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में यह युद्ध होता रहता था। तो इसको क्या कहा गया? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जो अच्छी तरह से कब हुआ था? ये 1799 में हुआ था। फिर उसके बाद हुई वसीन की संधि। वसीन की संधि यानी दूसरा मराठा युद्ध। तो यह संधि अंग्रेजों और मराठों यानी पेशवा बाजीराव के बीच हुई। किसके बीच? अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा पूरा। अब बात कर लेते हैं कार्नवालिस की। तो कार्नवालिस दोबारा कब बना? 1805 में बना था। ठीक है, यह ज्यादा समय तक नहीं चला। यह दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इसकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो गई थी। ठीक है, कार्नवालिस की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है सर जॉर्ज वाले। इसका समय काल क्या था? 1805 से 1807। इसके समय काल में यानी 1806 ईस्वी में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ये क्या थी? ये एक इस विद्रोह का कारण क्या था? ये एक सिपाही ड्रेस कोड था। क्या था? एक सिपाही ड्रेस कोड था, जिसके अंतर्गत जो भी सिपाही हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे उन्हें क्या कहा गया कि आप माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे और धार्मिक वस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। और मुस्लिम लोगों से क्या कहा गया, यानी मुस्लिम सिपाहियों से क्या कहा गया कि उन्हें अपनी दाढ़ी को हटाना होगा, जो कि दोनों धर्म के खिलाफ जा रहा था। और इन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का भी प्रयास किया, जिस कारण वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। जो भी वेल्लोर पर सिपाही थे उन्होंने क्या कर दिया था? वेल्लोर के किले पर हमला कर उसे अपने अधीन कर लिया था और वहां पर काफी मारकाट भी हुई थी। तो यह घटना काफी प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। तो लॉर्ड मिंटो का जो समय काल है वह 1807 से 1813 है। तो इसके समय काल में अमृतसर की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। तो यह महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। किसके बीच हुई? महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, जो कि एक पंजाबी शासक था। ठीक है, क्या था? पंजाबी शासक था। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के समय काल के बारे में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसका समय काल क्या था? इसका समय काल 1813 से 1823 ईस्वी तक था। तो एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 और 16 और सुगली संधि इसी के समय काल में हुई। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 तक इसी के समय काल में हुआ। और इसने एक रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी लागू किया था। इसके समय काल में क्या हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को 1820 में लागू किया था। किसने लागू किया था? जो मद्रास का गवर्नर था उसने क्या किया था? इस व्यवस्था को 1820 में लागू किया था।
इसके बाद बम्बई के गवर्नर ने भी इसे लागू किया था। जब याद रखिएगा कि जो भी भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, क्या था, भारत का गवर्नर जनरल कहाँ था, वे बंगाल में था। लेकिन बम्बई और मद्रास में क्या हुआ करते थे, वे खाली गवर्नर हुआ करते थे। तो इसमें क्या था, जो भी बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को कुछ भी लागू करना होता था तो वह किससे पूछा करते थे, वह भारत के गवर्नर जनरल से पूछा करते थे। तो इस कारण लॉर्ड हेस्टिंग के समय काल में ही क्या आई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी। तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था कि स्थायी बंदोबस्त की, जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था तो उसकी कमियों को दूर करना था। इसमें जमींदारों को बीच से हटा दिया गया था। जो स्थायी बंदोबस्त में जमींदार किसानों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थे, उनको क्या कर दिया गया, बीच में से हटा दिया गया था। इसका कारण ये था कि जो जमींदार थे वे बेईमानी किया करते थे, तो उनको बीच में से हटा दिया गया। अब इसमें सीधे ही किसानों को मालिकाना हक दे दिया गया। इसका कारण क्या था कि जो भी अब कर वसूला जाएगा वे डायरेक्ट किसानों से वसूला जाएगा, जिस कारण बीच में कोई भी दलाली नहीं होगी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी, तो मद्रास के 12 महल में शुरू हुई, उसके बाद यह बंबई में लागू हुई थी। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड एमर्स के समयकाल के बारे में। तो इसका समयकाल कब से कब तक था, 1823 से 1828 के बीच में इसका समयकाल था। तो इसके समयकाल में पहला बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करेंगे, तो इसका समयकाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसका समयकाल कब से कब तक था, 1828 से लेकर 1835 के बीच में इसका समयकाल था। तो यह बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्या था, यह बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी यही बना। ठीक है, तो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो 1823 में चार्टर एक्ट आने से यह भारत का गवर्नर जनरल बना था। जो चार्टर एक्ट आया था तो वह उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। इसने सती प्रथा का अंत किया था। तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का इसने अंत किया और ठगी प्रथा का भी अंत किया था। 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खोला। अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। जो अंग्रेजी भाषा थी, ठीक है, उसको क्या बनाया, उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। अगला है चार्ल्स मेडकॉफ। तो चार्ल्स मेडकॉफ का समयकाल क्या था, 1835 से 1836। इसने अपने समयकाल में क्या किया था, प्रेस से प्रतिबंध को हटा दिया था, यानी प्रेस को स्वतंत्रता किसने दिलाई थी, चार्ल्स मेडकॉफ ने दिलाई। उसके बाद है ऑकलैंड। ऑकलैंड का समयकाल क्या था, 1836 से 1842। तो पहला अफगान युद्ध 1838 से 42 इसी के समयकाल में हुआ था। फिर है एलन बरो। तो इसका समयकाल क्या था, 1842 से 1844। तो इसने क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया था। उसके बाद है लॉर्ड हॉर्डिंग। तो पहला एंग्लो सिख वॉर या सिख युद्ध 1845-1846 और लाहौर की संधि इसी के समयकाल में हुई। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे धार्मिक सुधार किसने किए थे, लॉर्ड हॉर्डिंग ने किए थे। अब बात करते हैं डलहौजी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख कार्य क्या कहते हैं, रेलवे का विकास, संचार प्रणाली और डाकघर अधिनियम इसके प्रमुख कार्य थे। तो पहली रेल 1853 में बंबई से थाने के बीच चली। ठीक है, संचार व्यवस्था का विकास किसने करवाया, डलहौजी ने, जो कि आगरा से कलकत्ता के बीच चला। डाकघर अधिनियम 1854 आया, जिसके तहत टिकटों का प्रचलन हुआ। ठीक है, जो टिकटें थी, जिसके जो पोस्ट हुआ करती है टिकटों द्वारा, तो उसका प्रचलन किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने किया। ठीक है, सिविल सेवा के अधीन प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किसने की, वह भी डलहौजी ने की थी। ठीक है, जो सिविल सेवा परीक्षा द्वारा नियुक्ति किसके द्वारा की गई, डलहौजी के द्वारा की गई। पहले भारतीय आईएएस सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, जो पहले भारतीय आईएएस थे वे कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अब डलहौजी द्वारा एक राज्य हड़प नीति या व्यंपगत का सिद्धांत लागू किया गया, जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स कहा गया।
डलहौजी की इस नीति का उद्देश्य ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना था। ठीक है, अब इसका विस्तार कैसे करना था उसको भी समझेंगे। तो इस नीति के तहत किसी भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया करता था। यानी किसी भी राज्य का, यानी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, तो उसे क्या कर लिया जाता था, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत पहला राज्य सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, वह इस नीति के तहत राज्य में हड़प लिया गया था। आगे चलकर उदयपुर, झांसी, संबलपुर और जयपुर राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि इन राजाओं के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं था। तो राज्य हड़प नीति के तहत इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार और देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का समय काल क्या था, 1856 से लेकर 1858 और 1858 से लेकर 1862 तक। यह भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, वह लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया था, क्योंकि 1857 का विद्रोह काफी उच्च स्तर पर हुआ था, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन लेकर ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। तो केनिन भारत का पहला वायसराय बना था। याद रखिएगा, भारत का वायसराय कौन बना था, पहला भारत वायसराय वे लॉर्ड केनिन बना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगली वीडियो के इंतज़ार करते हैं, जिसमें हम वायसराय के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।